Assalamu alaikum. Welcome to Skills Booster. Today in this class we will discuss about light independent or dark reactions, which is also known as Kelvin cycle. So Kelvin cycle को हम कार्बन फिक्सेशन भी बोल सकते हैं, रिडक्शन फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की इनटू कार्बोहाइड्रेट, और ऑल्सो नाउन है सिंथेसिस ऑफ शुगर। सिंथेसिस ऑफ शुगर का मतलब है कि इसमें हमारे पास शुगर बनती है, यानी ग्लूकोज बनता है, और कार्बोहाइड्रेट, या फिर हम जिसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है। जो डार्क रिएक्शन है उसका उन्होंने बताया, लोकेशन बताई है कि कहाँ पर होता है, तो ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। स्ट्रोमा क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड होता है, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, और क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो उसमें जो लिक्विड होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। और इस रिएक्शन की, इसको लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिएक्शन जो हैं इनको जो है प्रोसीड करने के लिए लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए होती, लेकिन इनको लाइट चाहिए होती है। मतलब कि इनडायरेक्टली इनको लाइट चाहिए होती है। ये डायरेक्ट लाइट को यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि ये डायरेक्ट लाइट को यूज़ नहीं कर सकते, सो इस वजह से जो है ये प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ लाइट दोनों में ये रिएक्शंस जो हैं वो प्रोसीड हो जाते हैं। यानी इनके लिए लाइट की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। ये लाइट की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में ये रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन इनको लाइट किस फॉर्म में चाहिए होती है? ये लाइट को इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। इनडायरेक्टली का क्या मतलब होता है? जैसे हमने लाइट रिएक्शंस पढ़े थे, जिसमें लाइट को जो है लाइट प्लांट पर पड़ी थी, वहाँ से प्लांट पर पड़ी तो प्लांट में जो था प्रोसेसेस हुए, लीफ पे पड़ी थी, ठीक है। वहाँ पर प्रोसेसेस हुए, प्रोसेसेस होने के बाद जो है एटीपी बन गया और एनएडीपीएच बन गया। हमने पढ़ा था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन था उसमें हमारे पास सिर्फ एक जो था वो एनएडीपीएच बन रहा था, ठीक है। और जो हमारे पास नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन थी उसमें हमारे पास एनएडीपीएच और एटीपी दोनों बन रहे थे, ठीक है। तो ये जो बने थे हमारे पास एनएडीपीएच और एटीपी, ये अब इसको कौन यूज़ करेगा? ये यूज़ होंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में। यानी ये है तो लाइट ही, लेकिन एनर्जी में, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में या फिर एनएडीपीएच की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। सो occur in the presence or absence of light provide the assimilatory power in the form of ATP and NADPH। इसका मतलब ये है कि ये लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में हो सकते हैं, लेकिन इनको जो है जो पावर असिमिलेट करती है वो किस फॉर्म में होती है? वो एटीपी की फॉर्म में होती है या फिर एनएडीपीएच की फॉर्म में होती है, जो कि लाइट रिएक्शंस के दौरान बनते हैं, ठीक है। Energy of these compound is used in the formation of carbohydrate from CO2 and is stored in therein। अब जो है हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इस एनर्जी को यूज़ करेगी, और जो है उसको, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस प्रोसेस के थ्रू जो है एनर्जी को यूज़ करके वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू। दिस रिएक्शन कैन बी समराइज एज फॉलो। हम देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। 3 molecules of carbon plus 6 NADPH plus 9 ATP। अब हम देख सकते हैं कि इसमें 3 molecule of CO2 यूज़ हुए हैं, 6 NADPH यूज़ हुए हैं और 9 ATPs यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब इनका आपस में रिएक्शन हुआ तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट बन गए, यानी एक ट्रायोस बन गया, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो होता है, और 6 NADP हमें ये बन गए, NADPH थे, और 9 ATP से 9 ADP बन गए, 9 फॉस्फेट जो था इनऑर्गेनिक वो लहदा हो गए, और 3 H2O यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो साथ में बन गया। अब जो है उसने बताया है कि डिटेल जो थी कार्बन के इस साइकिल की,
उसको डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन ने और उसके कोलीग ने। कहाँ पर डिस्कवर किया था? इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, ये कैल्विन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1961। ये जो है ये पॉइंट एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है कि कैल्विन को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे जिसमें 1961 होगा। ठीक है, द साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय रिस्पेक्टिव एंजाइम by which carbon is fixed and reduced resulting is in the synthesis of sugar during dark reaction of photosynthesis called Calvin cycle। अब ये Calvin cycle की definition बताइए। इसको आपने बिल्कुल इसी तरह इसकी क्रैमिंग कर लेनी है। जो है हमारे पास साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू, जो कि हर रिएक्शन का जो है रिस्पेक्टिव एंजाइम होता है, रिस्पेक्टिव एंजाइम जो है वो हर रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। सीरीज ऑफ रिएक्शन होंगे जिसके थ्रू कार्बन जो है वो फिक्स हो जाएगी और शुगर जो है वो बन जाएगी, उसकी सिंथेसिस होगी। और इस प्रोसेस को जो है वो केल्विन साइकिल बोलते हैं। केल्विन साइकिल जो है कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला फेज है हमारे पास कार्बन फिक्सेशन। इसमें जो है हमारे पास कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है वो फिक्स हो जाता है। फिक्स होने का क्या मतलब होता है कि वो जिस ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको हम यूज़ करते हैं उसका पार्ट बन जाता है। ठीक है, और रिडक्शन होती है। देन हमारे पास रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। CO2 एक्सेप्टर जो होता है जिसको RUBP या राइबोल्यूज बाइफॉस्फेट बोलते हैं, उसकी रीजनरेशन होती है थर्ड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन जो है हमारे पास रेफर्स टू इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ CO2 इन ऑर्गेनिक मटेरियल। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखते हैं, इसका साइकिल देखते हैं, उसके बाद इधर आएंगे, फिर अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास 3 कार्बन के जो हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हमने यहाँ से, ये इसकी इनपुट है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये हमारे पास रिसेप्टर है जिसको राइबोल्यूज बाइफॉस्फेट बोलते हैं। ये इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP जो हैं या राइबोल्यूज बाइफॉस्फेट जो है ये रुबिस्को की प्रेजेंस में जो है 3CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी 3CO2 के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो RUBP 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP के साथ रिएक्ट करेंगे और रुबिस्को की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और हमारे पास 6 कार्बन जो है मॉलिक्यूल इधर बन जाएगा। ठीक है, 6 कार्बन, ये देखें 3 कार्बन ये थे, 3 कार्बन ये थे, अब इधर हमारे पास बन गया 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है और ये ब्रेक हो जाता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, 2-3 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो है कन्वर्ट ब्रेक हो गया इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये जो है अब हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये इधर हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। इस 3 का क्या मतलब है कि जो हमारे पास फॉस्फेट है वो थर्ड कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये इधर हमारे पास 3 कार्बन इधर थे, 3 कार्बन इधर थे, ये दोनों मिले तो हमारे पास ये 6 कार्बन था, 5 कार्बन था। ठीक है, और अगर हम एक कार्बन की बात, एक मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, ये इधर 3 को सपोज ना करें। ठीक है, एक कार्बन का मॉलिक्यूल और आ गया तो ये बन गया हमारे पास 6 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसमें कार्बन आया, अब ये इसका पार्ट बन चुका है, तो अब ये इसको हम बोलेंगे कि ये इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया या फिर कार्बन जो है वो फिक्स हो चुकी है। अब हम सपोज करते हैं कि ये 3 नहीं है, मतलब वैसे ही समझने के लिए, वैसे तो ये 3 ही हैं, कि इधर जो है ये एक है, इसमें जो है 5 कार्बन है और ये एक होगी तो ये हमारे पास 6 कार्बन का जो है वो एक मॉलिक्यूल बन गया इधर। ठीक है, लेकिन अब देखें इधर चूँकि 3 हैं, सो 3 इधर, इधर भी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं और इधर भी 3 हैं। ठीक है, ये 3 इंटू 3 कितने हो गए? अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 3। सो इस तरह हमारे पास यहाँ पर
जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये इनकॉर्पोरेट होकर जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें कितने ये होंगे कार्बन, टोटल 18 कार्बन्स होंगे, ठीक है। अब जो है हमारे पास 18 कार्बन्स इधर टोटल हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास 6 कार्बन वाला बना था, ये ब्रेक हो गया इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं। अब आगे हुई इसकी फॉस्फोराइलेशन, यानी एटीपी आया, उसने अपना फॉस्फेट इधर दिया और ख़ुद एटीपी में एडीपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो था, ये फॉस्फेट जो आया ये आकर लग गया 6 फर्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है। पहले थर्ड के साथ था, अब जो है वो फर्स्ट के साथ लगा, तो ये बन गया 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और अब आएंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH आएंगे, वो अपना हाइड्रोजन देंगे और 6 जो हैं वो फॉस्फेट वो भी साथ ले जाएंगे जो कि इनऑर्गेनिक हैं, ठीक है। अब इधर जो है ये रिडक्शन हुई है, फेज 2 स्टार्ट हो गया कि NADPH आया। रिडक्शन का क्या मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इधर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो इसका मतलब ये है कि इधर रिडक्शन हो गई है। अब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट जो था वो कन्वर्ट हो गया इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की बात करें तो इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा या फिर हम आगे भी पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट होता है वो ब्रेक करता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसमें एक जो है वो हमारे पास 3 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है, या जिसको G3P भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो है इधर से हमारे पास इधर हमारे पास कितने थे, 6 G3P थे, ठीक है। ये हमने इधर बताया था ना कि यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये इधर 6 जो हैं वो G3P थे। अब इन 6 G3P में से सिर्फ एक G3P है जो बाहर आएगा, जो कि यूज़ होगा ग्लूकोज एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में। इसी एक G3P को जो है ये इसकी केल्विन साइकिल की आउटपुट है, और जो बाकी जो 5 G3P थे वो वापस चले जाएंगे, उनकी दोबारा से जो है वो फॉस्फोराइलेशन होगी, और जो 3 ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो आएंगे और ADP में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो 3 फॉस्फेट हैं ये इधर आकर अटैच हो जाएंगे, और हमारे पास फर्दर सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होंगे जो कि आपके कोर्स में इधर नहीं है। नेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे जब आगे जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री में आप वो फर्दर रिएक्शंस भी देखेंगे। तो इधर फर्दर सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होंगे, रीअरेंजमेंट होगी, तो हमारे पास जो है ये 5 कार्बन राइबोल्यूस बाईफॉस्फेट, इसके 3 मॉलिक्यूल्स दोबारा बन जाएंगे, ठीक है। सो ये था केल्विन साइकिल। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया जो था रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फेज़ 1 विच इज़ कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन रेफर्स टू इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ CO2 इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा होता है जिसमें हमारे जो कि ऑर्गेनिक हो, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह पाई जाती है, वो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। अब जो है कार्बन फिक्सेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाएं, उसको जब वो हिस्सा बन जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कि कार्बन जो है वो फिक्स हो चुकी है। Keep in mind that we are following 3 molecules of CO2 through the reaction because 3 molecules of CO2 are required to produce 1 molecule of carbohydrate at triose। अब हमने उधर पीछे साइकिल में देखा था कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO जो थे 3 CO2 जो थे वो साइकिल में इनकॉर्पोरेट हो रहे थे, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल क्यों हमने यूज़ किए हैं, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन जो हैं वो एक ट्रायोस बनाते हैं। ट्रायोस का मतलब होता है 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और द केल्विन साइकिल बिगिंस व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिएक्ट विद हाईली रिएक्टिव फॉस्फोराइलेटेड 5 कार्बन शुगर नेम्ड एज राइबोल्यूस 5 फॉस्फेट। हमने इधर देखा था कि राइबोल्यूस बाईफॉस्फेट मौजूद था, इधर 3 मॉलिक्यूल थे उसके भी, राइबोल्यूस बाईफॉस्फेट
ठीक है, ये इधर एक्सेप्टर मौजूद था, ऊपर से 3CO2 आए, यानी ऊपर से मुराद है कि हमने इनपुट दिया। फिर इधर रुबिस्को मौजूद था जो कि एक एंजाइम है, रुबिस्को, सॉरी, RIBSCO, रुबिस्को। ठीक है, इधर रुबिस्को एंजाइम मौजूद था जो कि हाईली अबंडेंट प्रोटीन होती है क्लोरोप्लास्ट में। अब जो है जिसको रुबिस्को को राइबोल्यूस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज बोलते हैं। ठीक है, ये एंजाइम इधर प्रेजेंट होगा। अब जो है ये 3CO2 मॉलिक्यूल जो है RUBP के साथ इन जो है इसमें इनकॉर्पोरेट कर जाएंगे, तो इधर हमारे पास 6 कार्बन जो है वो मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, वो जो है वो हाईली अनस्टेबल होगा, तो वो ब्रेक हो जाएगा इनटू 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं। So the product of this reaction is an highly unstable 6-carbon intermediate that immediately break into 2 molecule of 3-carbon compound called 3-phosphoglycerate या फिर phosphoglyceric acid PGA। ठीक है, तो जो 6 कार्बन हमारे पास कंपाउंड बना था वो हाईली स्टेबल अनस्टेबल था, जो ब्रेक हो गया इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब जो है द कार्बन वाज ओरिजिनली द पार्ट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, नाउ इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब आप देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद थी, अब जो है वो इसका पार्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पार्ट बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कार्बन थी वो फिक्स हो चुकी है, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कार्बन फिक्सेशन इज 3 कार्बन कंपाउंड द केल्विन साइकिल ऑल्सो नाउन एज C3 पाथवे, क्योंकि इसमें 3 कार्बन्स हैं जो हमने यूज़ किए थे इनिशियली, सो इसको हम C3 पाथवे भी बोलेंगे। सो स्टेप 2 है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब जो हमारे पास इधर प्रोस्टाग्लैंडिन का मॉलिक्यूल था, प्रोस्टाग्लैंडिन कह रही हूँ, पॉलीसाइलग्लिसरोल PGA, यानी 3 कार्बन कंपाउंड जो था। ठीक है, रिसीव एन एडिशनल फॉस्फेट फ्रॉम ATP। अब इधर से जो है ATP आएगा। ATP कहाँ से आया कि जो प्रोड्यूस हुए थे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, और ये ADP में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसने अपना जो फॉस्फेट था वो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल को दे दिया। ये 6 ATP थे यूज़ हुए थे। ठीक है, अब जो है ये हमारे पास जो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट जो था वो बन जाएगा। पहले हमारे पास PGA था, अब जब इसकी फॉस्फोराइलेशन हुई तो बन गया 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट। अब जो था 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट जो है, अब नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा, यानी इसमें जो है वो रिडक्शन शुरू हो जाएगा। अब इधर NADPH के मॉलिक्यूल्स आएंगे, NADPH, इधर NADPH के मॉलिक्यूल आए, 6 मॉलिक्यूल्स आए NADPH के, और ये कन्वर्ट हो गए। इन्होंने अपना हाइड्रोजन जो था वो साइकिल में जो था हमारे पास 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट था उसको दिया, तो ये कन्वर्ट हो गए NADP में। ठीक है, अब जो था 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट था वो कन्वर्ट हो गया इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P, उससे बन गए 6 जो थे G3P के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो है हमारे पास इधर लिखा हुआ है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट एज अ प्रोडक्ट। अच्छा, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट इज रिड्यूस टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, पहले रिड्यूस हुई ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बाय रिसीविंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADPH ऑफ लाइट रिएक्शन। अब यहाँ पर जो हमने NADPH यूज़ हुआ है किया है, ये कहाँ से आया था? ये लाइट रिएक्शन से आया था, जहाँ पर हमने नॉन साइक्लिक में हमने NADPH और ATP बनाए थे, ये वहाँ से आया था। ठीक है, G3P is the same 3 carbon sugar which is formed in glycolysis by splitting of glucose.
जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में भी सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम ग्लूकोज जो है फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट, इस तरह फर्दर रिएक्शन होते हैं। तो फ्रुक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-बाईफॉस्फेट जो होता है वो फिर ब्रेक करता है इंटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन, वन ऑफ विच इज़ G3P। सो ये जो है ये वहाँ पर भी मौजूद होता है। इन दिस वे फिक्स्ड कार्बन इज रिड्यूस्ड टू एनर्जी रिच G3P विद द एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ ATP एंड NADPH। अब जो है बोथ प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये दोनों जो हैं ये प्रोडक्ट हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के, हैविंग एनर्जी स्टोर्ड इन इट, इनमें एनर्जी स्टोर की होती है, लाइट एनर्जी जो होती है वो इनमें स्टोर होती है। अब जो G3P है वो ग्लूकोज नहीं है लेकिन इन्हें एक ट्रायोज है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम कैल्विन साइकिल, ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज नहीं है लेकिन कार्बोहाइड्रेट है। फॉर एवरी 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंटरिंग साइकिल एंड कंबाइनिंग विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन RuBP 6 मॉलिक्यूल ऑफ G3P containing 18 कार्बन आर प्रोड्यूस। ये सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये किस तरह 18 कार्बन हुए हैं, किस तरह हुए थे कि हमारे पास 3 कार्बन थे RuBP के और 3 कार्बन थे इसके कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। ये दोनों हो गए 6, इनके 3 मॉलिक्यूल्स थे तो 6 × 3 = 18। सो टोटल जो है वो 18 कार्बन जो हैं इनमें मौजूद हैं। But only one molecule of G3P can be counted to get gain of carbohydrate। अब ये जो थे हमारे पास 6 G3P बने थे, इसमें से सिर्फ एक G3P जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने के काम आएगा और बाकी जो हैं वो दोबारा से साइकिल में मूव कर जाएंगे और दोबारा से जो है वो रीअरेंज करके अपने आप को रिसाइकल करके 5 कार्बन RuBP जो है और जिसको कार्बन एक्सेप्टर भी बोलते हैं वो बना लेंगे। अब थर्ड स्टेप है हमारे पास रीजनरेशन ऑफ CO2 RuBP एक्सेप्टर। थ्रू ए कंप्लीट सीरीज ऑफ रिएक्शन द कार्बन skeleton of 5 molecule of 3 कार्बन G3P are rearranged into 3 molecule of 5 कार्बन ribulose by ribulose phosphate। सो मैंने बताया आपको कि जो हमारे पास G3P के 5 मॉलिक्यूल्स बचे थे वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस में से गुजरते हुए खुद को रीअरेंज कर लेते हैं दोबारा से इंटू 5 कार्बन राइबोल्यूस बाईफॉस्फेट, जो कि दोबारा रेडी हो जाता है 3 CO2 मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करने के लिए। ईच RuP इज phosphorylated to ribulose biphosphate, the very 5 CO2 acceptor which start with which the cycle started. Again, 3 more molecules of ATP of light reaction are used for phosphorylation of 3 RuBP molecule. The RuBP are now prepared to receive CO2 again and the cycle continue। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनकी दोबारा जो है रीजनरेशन हो जाती है और ये दोबारा जो है साइकिल में CO2 के एक्सेप्टर बन जाते हैं। अब हमने ये देखा, ये था कैल्विन साइकिल। अब हम इसके देखते हैं कि नेट रिजल्ट्स के हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने ATPs यूटिलाइज हो चुके हैं। ये देखें यहाँ पर हमारे पास 6 ATPs यहाँ पर यूटिलाइज हुए और 6 ATPs हमारे पास यहाँ पर 3 इधर हो गए, तो 6 + 3 कितने हो गए 9 ATPs यूज़ हुए और 6 जो है हमारे पास यहाँ पर NADPH यूज़ हुए। ये आप देख सकते हैं सेम अमाउंट है, नंबर है इनका जो इधर हमने रिएक्शन में देखे थे, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हमने यूटिलाइज किए, 6 NADPH और 9 ATP, ठीक है। एक NADPH जो है वो कितने ATP देता है ये भी कैलकुलेशंस में यूज़ हो जाता है। एक जो है वो कितनी देता है ATPs, 2 ATPs देता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। ये था हमारे पास कैल्विन साइकिल। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।